गया स्थित एक निजी होटल में आयोजित प्रेस वार्ता में केंद्र सरकार के मंत्री अश्विनी चौबे एवं संबित पात्रा सहित बिहार मीडिया प्रभारी पहुंचे। पत्रकार वार्ता के दौरान जहां संबित पात्रा ने कहा कि लालू के समय में नौकरी देने के लिए जमीनें लिखवा ली जाती थी, वहीं मंत्री चौबे जी ने कहा कि राजद कांग्रेस पार्टी नहीं बल्कि एक बीमारी है जिससे बिहार वासियों को मुक्ति जरूरी है, ये बिहार को सत्यानाश कर देंगे। वहीं केंद्रीय मंत्री चौबे ने आरोप लगाया कि लालू जयप्रकाश नारायण के समय में ही कूपन में घोटाला किए थे। वहीं उन्होंने दोहराया कि सत्ता ना हो भ्रष्टाचारी, हम पर भी है जिम्मेवारी। उन्होंने कांग्रेस एवं राजद मुक्त बिहार बनाए जाने की घोषणा करते हुए आसमा फर्नीचर, सरघाटी नई बाजार, निकट चंद्रकांता होटल। ब्रांडेड कंपनी के फर्नीचर विक्रेता जुआरी, कार्लॉन, स्पेस वुड, स्मार्ट वुड, कैरेट वुड यहाँ उपलब्ध है। सहारनपुर के शीशम और सागवान से बने फर्नीचर की शुद्धता की पूरी गारंटी है। सारे सामान उचित मूल्य पर उपलब्ध है। आइए एक बार सेवा का मौका के लिए अवश्य पधारें। आसमा फर्नीचर, सरघाटी नई बाजार, निकट चंद्रकांता होटल। होने वाला है उस विषय को लेकर है, प्रबंधन को लेकर है। और हम सब जानते हैं कि चाहे बिहार हो चाहे बंगाल हो, हिंदुस्तान के कोने कोने में जहां भी आदरणीय प्रधानमंत्री जाते हैं एक जन सैलाब उनके लिए उमड़ता है। जनता ना केवल उनको देखना और सुनना चाहती है, अपितु जनता के दिल में उनके लिए प्रगाढ़ प्रेम है। बंधुगण, कल भी मैंने टीवी चैनलों में देखा है, एक टीवी चैनल ने कल ओपिनियन पोल, बिहार के इस पूरे चुनाव को लेकर एक ओपिनियन पोल दिखाया और उसमें किस प्रकार एक स्पष्ट बहुमत जो एनडीए की हमारी गठबंधन है जिसमें 4 पार्टी है, उसमें इस एनडीए के गठबंधन को स्पष्ट बहुमत दिया है। मैं आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सर्वप्रथम कहना चाहूंगा कि अभी तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बिहार आगमन नहीं हुआ है और ओपिनियन पोल स्पष्ट बहुमत दिखा रही है। मैं बिल्कुल मन से कहना चाहूंगा और प्रत्येक बिहार का निवासी ये जानता है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बिहार आगमन होगा तो जो वोट प्रतिशत कल ओपिनियन पोल में दिखाया गया है उसमें आप आंख बंद करके 10% का इजाफा कर दीजिएगा। और जिस प्रकार आदरणीय अमित शाह जी ने और हमारे वर्तमान के अध्यक्ष आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी ने कहा है कि 2/3 बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी जदयू की जो कॉम्बिनेशन है, ये जो अलायंस है, वो हमारी सरकार बनने वाली है। बंधुगण, सबसे पहले तो मैं आप सबको निवेदन ये करूंगा कि हम सब मास्क पहन के, अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए मैंने अपना मास्क उतारा है, बाकी सभी लोग मंच पे भी आप देख रहे हैं और मैं आपको भी धन्यवाद करता हूं कि आप सब मास्क पहने हुए। कल प्रधानमंत्री जी ने हम सबको कहा है कि हम सब की जान बहुत महत्वपूर्ण है और हम सब अपने लिए भी, अपने परिवार वालों के लिए भी ये 2 गज की दूरी और मास्क और हाथ धोना, इसका पालना हम करते रहे। 2-3 विषय हैं, उसको समाप्त करूंगा, माननीय मंत्री जी उसके बाद बोलेंगे। मैं कल सुन रहा था कि जो हमारे विपक्षी हैं वो हम पे प्रहार कर रहे हैं। वैसे तो अपने पहले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने कहा था कि जहां तक बिहार के चुनाव का सवाल है, नीतीश वर्सेस हु, कौन है नीतीश जी के सामने? एक तरफ नरेंद्र मोदी जी का पूरे राष्ट्र का नेतृत्व और बिहार में नीतीश जी का सुशासन,
उसके खिलाफ कोई नेतृत्व दिखता नहीं। अभी मंत्री जी भी मुझे रास्ते में बता रहे थे कि देखिए, जहां तक आरजेडी का सवाल है, तेजस्वी जी का सवाल है, अभी उनको परिपक्व होने में और समझने में कि राजनीति क्या होती है, वो तो अभी अपने पिता के छांव से निकले भी नहीं। फोटो हटा दिया है क्योंकि वो जानते हैं कि अगर फोटो रहेगा उस फोटो के नीचे उनको वोट नहीं मिलने वाला है। फोटो हटा दिया है, मगर फिर भी अभी परिपक्व होने में, राजनीति को समझने में बहुत समय लगने वाला है। तो एक तरफ परिपक्वता है और दूसरी तरफ अपरिपक्वता है। एक तरफ विकास है तो दूसरी तरफ भ्रष्टाचार है। एक तरफ नरेंद्र मोदी और नीतीश जी का कॉम्बिनेशन है तो दूसरी तरफ माले, कांग्रेस और ये जो आरजेडी है, इनका कॉम्बिनेशन, ये नक्सल को बढ़ाने वाले, उग्रवाद को बढ़ाने वाले, इसका कॉम्बिनेशन। किस किस प्रकार के लोगों को टिकट दिया जा रहा है? एक ऐसे व्यक्ति को टिकट दिया गया जो दिल्ली में, आप याद करिए, जेएनयू से लेकर एएमयू तक जिन्ना का जिसने समर्थन किया, और तो और मैंने अभी पता लगाया है, और आप लोग मुझे ठीक करिएगा अगर मैं गलत बोल रहा हूं, आफ्ताब आलम, उसको टिकट दिया गया, और जब वो नॉमिनेशन भर्ती करने गया उसको वहीं गिरफ्तार किया गया नॉमिनेशन के समय। आप बताइए, जो बॉम्ब ब्लास्ट के आरोपी हैं उनको टिकट दिया जाता है, और जो जिन्ना को अपना सर्वस्व मानते हैं उनको टिकट दिया जाता है। क्या ऐसे लोग आगे बढ़ सकते हैं? देखिए बंधुगण, जहां तक आरोप का सवाल है, एक मैं कहूंगा इस प्रकार से बरगलाने की कोशिश की जा रही है दूसरे पार्टी द्वारा कि हम आएंगे तो 10 लाख नौकरी दे देंगे। अरे भैया, वो 25 साल हमने देखे हैं, 15 साल आपके और 10 साल कांग्रेस पार्टी, आज कांग्रेस और आप मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। वो 25 साल में कितनी नौकरियां दी थी? किडनैपिंग इंडस्ट्री एक खोला था आपने, भ्रष्टाचार की इंडस्ट्री खोली थी आपने, वो घोटाले, अलकतरा घोटाला, मेरी जवानी यहीं बीती, मैं जानता हूं। उस समय हम लोग छोटे छोटे थे तो अलकतरा घोटाला और चारा घोटाले के विषय में हम बात करते थे। घोटाले की ये पवित्र भूमि को आपने घोटाले की भूमि बना के रखी थी, और आज आप कह रहे हैं कि 10 लाख नौकरी देंगे। मैं कहना चाहता हूं 1990 से 2005 तक मात्र 95,000 नौकरी देने का काम आपके सरकार ने किया था। मगर सुशासन के अंतर्गत, सुशासन बाबू के राज के अंतर्गत 2005 से 2020 तक 6.5 लाख नौकरी दिया गया है, और जहां तक शिक्षकों का संबंध है 3.5 लाख शिक्षकों को नियोजित जो शिक्षक थे उनकी बहाली हुई है। तो जो संख्या आप बता रहे हैं उससे अधिक संख्या की नौकरी तो हमारे सरकार ने, जो एनडीए की सरकार है बिहार में, वो अब तक दे चुकी है। बंधुगण, मैं एक छोटी सी बात कह के अपने विषय को समाप्त करूंगा। अब याद करिए, जब लालू प्रसाद यादव जी का शासन, कुशासन यहां होता था, लालू जी भी इसको सुन रहे होंगे, आप बताइए किस प्रकार नौकरी के लिए 2 या 4 बीघा जमीन ये लेते थे। 2-4 बीघा जमीन लेकर नौकरी दी जाएगी ये आश्वासन देते थे। कितनी जमीन इस प्रकार इन लोगों ने, इस परिवार ने हड़पा है, ये आपने और हमने देखा है। ये फिर से जमीन हड़पन योजना का अनाउंसमेंट किया है आरजेडी ने। ये जो 10 लाख नौकरी देने की बात कर रहे हैं ये कुछ नहीं। मैं बिहार की जनता को कहना चाहता हूं, ईडी ने इनकी जमीन जब्त की है। एक ही परिवार में जितनी जमीन थी, एक ही परिवार के पास मॉल भी इनका, जमीन भी इनका। 2000 से भी ज्यादा, लगभग 2100 के लगभग प्राइवेट और सरकारी टेस्टिंग लैब होने जा रहे हैं। ये स्थिति रोज 25-50 बढ़ रही है। जहां एक का 100 टेस्टिंग जनवरी महीने में होता था, फरवरी महीने में, वहां आज वो टेस्टिंग बढ़ के कितना हो गया, तो 10 करोड़ के लगभग आज टेस्टिंग हम पहुंच चुके हैं। और आपकी जानकारी के लिए कि देश में लगभग जो 2000 से अधिक हमारा लैब हुआ, उसमें 90 लाख हमारे आइसोलेशन बेड देश भर में बनाया है। आइसोलेशन बेड लगभग 6000 डेडिकेटेड कोविड का डेडिकेटेड कोविड सेंटर्स होते। आपने आईसीयू बेड और ऐसे लगभग 2 लाख आईसीयू बेड, ये सभी कोविड के कालखंड में हम लोगों ने राज्यों के साथ संघीय व्यवस्था को मजबूत बनाते हुए, कोई कह नहीं सकता किसी राज्य के साथ कोई मतभेद हो तो विषय पर। कोविड के लिए प्रधानमंत्री जी रात में 2-2-3 बजे भोर तक
समीक्षा भी करते थे और सभी राज्यों के बारे में वो जानकारी करते थे कि वहाँ क्या हुआ। और आपने देखा प्रधानमंत्री जी ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्री के साथ 9 से 10 बार मीटिंग करके और कोविड को नियंत्रित करने में हम कामयाब हो पाए। आपको यह भी जानकारी है कि आज देश भर में लगभग 87% रिकवरी रेट हमारा होने जा रहा है, 87%। और बिहार, जिस बिहार में प्रारंभ के काल में कोविड हुआ, फिर वो तुरंत दूसरे चरण में बढ़ गया और उस समय हाई तौबा लोग कर रहे थे। और ये लोग वही लोग हाई तौबा कर रहे थे, विपक्ष के लोग, जो दिल्ली में कहीं ठहरे हुए थे। बिहार से उनका नाता रिश्ता खत्म हो गया, वो दिल्ली में भागे हुए और ये लोग कह रहे थे कोविड में कुछ नहीं हो रहा। आज बिहार में भारत सरकार प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में और बिहार सरकार के सहयोग से आज कोविड का आप देख रहे हैं रिकवरी रेट यहाँ 93-94% रिकवरी रेट हो गया है। यहाँ मृत्यु दर जो है 0.3% मात्र, ये 0.37 था, वो करके 3.4 या 3.2 हो गया। ये स्थिति है बिहार में, जहाँ हमारा दुनिया में 7-8% मृत्यु दर था, भारत में उस समय 3% था। आज भारत में 1.5% के लगभग 3 से 4% मृत्यु दर है। तो यह जो हमारा, हम कह सकते हैं कि कोविड के महामारी से संघर्ष करने का उस युद्ध को हम लोगों ने जीता है। जहाँ तक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है, हमने सभी जगह इंफ्रास्ट्रक्चर भी खड़ा किया। आज देश भर में 157 मेडिकल कॉलेज हमने खड़ा किया, डॉक्टरों की तैयार किया है। और आपको जानकारी के लिए कि यहाँ बिहार में जो पुराने मेडिकल कॉलेज थे, उसके अलावा हमने 8 मेडिकल कॉलेज 2 टर्म में प्रधानमंत्री जी ने उनके नेतृत्व में दिया है। और डॉक्टरों की संख्या कैसे बढ़े, अगले आने वाले 3 साल के अंदर हम 1 लाख से अधिक डॉक्टर खड़ा करेंगे, ये प्रधानमंत्री जी का सपना है। और पूरे देश को स्वस्थ बना के रखना, सर्वे संतु निरामया का जो हमारी भूमिका है, सभी स्वस्थ रहें, आरोग्य रहें, इसी सिद्धांत पर हम काम कर रहे हैं। और इसलिए पूरी तरह से जो हम कह सकते हैं कि कम से कम खर्च में खर्चीला कम हो और लोगों की अच्छी चिकित्सा व्यवस्था हो, ये हमने करने का काम किया है। और आपको इसकी जानकारी के लिए, जहां 500 बेड का 2 हमारे होम गृह मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय के सहयोग से स्वास्थ्य मंत्रालय की देखरेख में वो काम आपने 500 बेड का मुजफ्फरपुर और बीटा में लगा है अभी कोविड के लिए विशेष करके। और मुझे लग रहा है कि यहाँ बिहार में एक एम्स अटल जी के द्वारा एक एम्स पटना में मिला था। पूरे देश में 6 एम्स बने और आज प्रधानमंत्री जी के, नरेंद्र भाई मोदी जी के, उनके मार्गदर्शन में 22 एम्स देश भर में। दूसरा एम्स दरभंगा में भी हमारा स्वीकृत हो गया कैबिनेट से, और वहाँ भी हमारे काम होने जा रहे हैं। तो आप कह सकते हैं पूरे देश भर में 75 सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जिसमें 30 हॉस्पिटल हमारे बनके उसका शिलान्यास, उद्घाटन वगैरह हो गया। आज बिहार में 5 सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल हमने दिया है, जिसमें गया, आपका भागलपुर, पटना, मुजफ्फरपुर और दरभंगा, ये 5 सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल देश को मिला है। मेडिकल कॉलेज के अलावा मेडिकल कॉलेज, वो हम लोगों ने चिकित्सा क्षेत्र को कैसे अच्छा किया जा सके। और जहां प्रधानमंत्री जी ने लॉकडाउन के बाद, और एक बात मैं कहना चाहता हूं कि अगर लॉकडाउन समय पर नहीं हुआ रहा था, ये जो उनका दूरदृष्टि था, तो 25 लाख लोग, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, आप सारे आप देखेंगे विदेशों से भी 25 लाख लोग इस भारत में लोग मृत्यु के शिकार आज से 2 महीना पहले हो जाते हैं। इसलिए लॉकडाउन समय पर प्रधानमंत्री जी का ये दूरदृष्टि, और उन्होंने लॉकडाउन लगाया, लगातार वो सजग कर रहे हैं। अनलॉक के स्थिति में भी रोज, कल भी राष्ट्र के नाम जो उन्होंने संदेश दिया है कि आप कोविड के कालखंड में अपने आप को सुरक्षित रखें, अपने परिवार को सुरक्षित रखें, जान है तो जहान है। और इन सभी बातों को बार बार वो दोहरा रहे हैं, इसलिए लोगों को सावधानी भी बरतने की आवश्यकता है। जहाँ तक दूसरी बात में, कोविड के महामारी से हम संघर्ष कर रहे हैं और लोकतंत्र की शक्ति को मजबूत बनाने के लिए, लोकतांत्रिक मूल्यों के संरक्षण के लिए, ये बिहार जो वैशाली का प्रांगण है, जो लोकतंत्र का प्रांगण है, लोकतंत्र का बीजारोपण यहाँ से हुआ है, हम उसको कैसे ठीक कर सकते हैं। और उसके लिए एनडीए का जो लक्ष्य है, और प्रधानमंत्री जी ने जो हिंदुस्तान में कृषि आधारित, आप 70% से ज़्यादा आबादी हमारे किसानों का, बिहार कृषि आधारित राज्य है। और इसलिए किसानों के लिए सबसे बड़ा काम भारत सरकार ने अभी विधेयक पास करके जो काम किया है, आपकी जानकारी के लिए, एक बाजार एक देश, वो उसका सपना, किसान भाइयों का सपना पूरा हो रहा है। उसके साथ साथ ही पहले हमारे किसानों का बाजार सिर्फ सीमित था,
केवल मंडी में, वो भी मंडी में जाकर लौट जाते थे, रात में ट्रांसपोर्टेशन में खर्च होता था। लेकिन अब किसानों को मंडी के साथ साथ उनको पूरी तरह से जो आगे भी अनेक प्रकार के स्वतंत्र वो कॉन्ट्रैक्ट करके कहीं भी दुनिया में वो अपने मूल्य अधिक से अधिक मूल्य लेके अपने उत्पादन जो उत्पादक के रूप में वो है उसको वहाँ बेच सकते हैं। और बुनियादी ढांचे की पूरी मूल्यों में पारदर्शिता भी रखी गई है। प्रधानमंत्री जी ने किसानों का सपना साकार किया है और उसकी आय 2022 तक दुगुनी कैसे हो उसका हमने पूरा करने का प्रयास किया है। और आपने देखा कि किसानों के लिए अलग फीडर ये कभी सपना भी नहीं था। 18,000 गाँव में जहाँ प्रधानमंत्री जी का सपना था कि कोई गाँव 2020 तक हमने पूरी तरह से 2018 तक हमने बिजली के सुसज्जित करेंगे, वो काम हमने करके दिखाया। और बिहार सरकार ने बखूबी हजारों गांवों में जहां बिजली नहीं था, तार नहीं थे, आज घरों में बिजली पहुंचाने का काम किया। जिस बिहार में लाठियां चलती थी, हम लोग कितने बार जेल सेल और लाठियां खाते रहे, आपको मालूम है, चाहे गया में हो, भागलपुर में हो, पटना में हो। और बिजली की लड़ाई बिजली मुद्दा होता था। आज चुनाव में बिजली मुद्दा नहीं है। हम बिजली संकट से घर घर में 18 घंटा, 20 घंटा, 22 घंटा बिजली आज चल रही है। ये सबसे बड़ी बात है। और आज आपने देखा कि गाँव को किस प्रकार से प्रधानमंत्री जी के दिशा निर्देश में हमने पूरे गाँव को आज इंटरनेट से जोड़ने का प्रयास किया। आज हमने त्वरित गति से देश कैसे आगे बढ़ रहा और बिहार में भी हम इंटरनेट से जोड़ करके गांव को आज हाईफाई और इंटरनेट की अच्छी व्यवस्था हम करने जा रहे हैं। मुझे लग रहा है कि हाल में ही प्रधानमंत्री जी ने, आपको याद होगा, 60,000 करोड़ की योजना, अभी 1-2 सप्ताह पहले 60,000 करोड़ की योजना उन्होंने उसका शिलान्यास और उद्घाटन किया। और आपको यह भी जानकारी होना चाहिए, उसमें सड़क भी है, रेल भी है, पुल पुलिया भी है, पेट्रोलिंग का जो हमारे नगर विकास के द्वारा नमामि गंगे की योजना है, ऐसे कई योजनाओं का मूर्त रूप देने का काम किया है। और आपको यह जानकारी के लिए, जब बिहार में देश आज़ाद हुआ था, केवल एक राजेंद्र पुल था। आज 13 पुल इस प्रकार से हमारे प्रस्तावित बन भी रहे हैं। गंगा के अंदर, माँ गंगा के अंदर पुल, ये जो NH का सड़क 57,000 करोड़ रुपया, जब 1,25,000 करोड़ का पैकेज प्रधानमंत्री जी ने आरा के मैदान में 2015 में घोषित किया था, लोग कह रहे थे ये तो बेकार है, ये केवल डबोट संख्या है। लेकिन प्रधानमंत्री के प्रति जो विश्वास है, 1,25,000 करोड़ की एक एक योजना, कोई कह नहीं सकता है। उन सभी योजना को बिहार के जमीन पर उतारने का काम किया गया। ये सबसे बड़ी बात है, समय पर किया, 5 साल के अंदर कर दिया, ये एक बहुत बड़ी बात है। और अभी मैंने बताया कि अतिरिक्त 60,000 करोड़ का हमारी योजना। और मुझे लग रहा है कि बरौनी रिफाइनरी का कभी उसका हुआ नहीं था, उस पर भी LPG कनेक्शन का 21,476 करोड़ का वो योजना है। रेलवे के विभिन्न परियोजना जो 8,870 करोड़ का काम चल रहा है। और मैंने जैसा बताया, पटना, बक्सर, मोकामा, 4 लेन गंगा नदी पर, ये तमाम बक्सर में, हमारे बक्सर में गंगा नदी पर एक पुल था। और अब बक्सर से गाजीपुर को हम मिला रहे हैं ताकि दिल्ली की दूरी कम हो जाए, और वहाँ भी एक पुल प्रस्तावित है। तो इतने सारे काम हो रहे हैं। गांधी सेतु भागलपुर के अंदर, आप जान रहे हैं कि भागलपुर में एक गांधी सेतु बना था, वो विक्रमशिला सेतु, उसमें रोज एक्सीडेंट होता। मैं उस समय भी आंदोलन करता था उसके लिए, मैं विधायक था वहाँ, और उस समय भी मैंने काम रोका कि इतनी चौड़ी सड़क, रोज हत्याएं हो रहा है, रोज दुर्घटना घटती है। आज लगातार हम लगे रहे, और उसके बाद भारत सरकार, प्रधानमंत्री जी ने उसके समानांतर बड़े 4 लेन का पुल गंगा में वो स्वीकृत हो। ये सारी बात, इतने विकास, मुझे लगता है विकास किसको कहता है। अब इनको इटली का चश्मा पहन लिया तो इनको विकास कहाँ से दिखाई पड़ेगा। अरे कहीं बिहारी चश्मा पहनो, भारत का चश्मा पहनो, इटली का चश्मा पहन के इटली के पैसे को और यहाँ बहा रहे हो। ये तो ये हालात है कांग्रेस की। और ये राजद तो आप जानते हैं, आदमी का तो दूर हो जाए, राशन बंद मिलते नहीं थे उस समय, और हमारी सरकार ने एक देश एक राशन करके दिखाया। आपने कोविड के कालखंड में 80 करोड़ लोगों के लिए राशन की व्यवस्था किया। आज बिहार के अंदर कोई कह नहीं सकता कि उसके घर के अंदर चावल, गेहूं, आटा, दाल नहीं है। आज हर गरीबों के लिए, और हमने उनके लिए व्यवस्था किया है। और निश्चित रूप से ये हम कह सकते हैं कि हमारी जो सरकार है, हमारी सरकार ने अनेक इस प्रकार के योजनाओं को मूर्त रूप देने का काम किया है। जहाँ तक आपको ये मालूम होगा कि अभी जो सरकार हमारी चल रही है, उस सरकार ने पूरी दुनिया में, जहाँ मैंने बताया कि आपके सहयोग से और बिहार के सरकार के सहयोग से दुनिया में कोरोना वायरस से ठीक तरह से निपटने का हमने पूरा संकल्प लिया है।
और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो नियमित रूप से मास्क पहनने इत्यादि का आग्रह किया गया, ये तो हम करते ही रहेंगे। बिहार से कोरोना के साथ साथ हमेशा हमेशा के लिए अब एक बड़ी बात कह रहा हूं, कोरोना की विदाई तो तय है, पूरे विश्व से विश्व संघर्ष कर बड़े बड़े देश झुक गए, लेकिन भारत अटल रहा है और अटल रहेगा। और आने वाले दिनों में जहां कोरोना को हम विश्व से हटाएंगे, भारत से भी हटाएंगे, बिहार से भी मुक्त करेंगे, और बिहार दुनिया में आज अव्वल पोजीशन में है। ये सबसे बड़ी बात है। केंद्र सरकार के भरपूर सहयोग और बिहार सरकार के और सभी राज्यों के साथ हमने शुरू किया। और आपको जानकारी के लिए कि आने वाले दिनों में ये राजद और कांग्रेस कोरोना से मुक्त होना है, और राजद और कांग्रेस जैसे जो बीमारी है, ये मैं एक पार्टी नहीं कहता हूँ, ये एक बीमारी है। ये राजद कांग्रेस जैसे बीमारी से भी मुक्त होना है हमें। देश के अंदर ये राजद और कांग्रेस ने जिस प्रकार से देश को सत्यानाश करने का काम किया है कांग्रेस के लोगों ने, आज एक परिवार का बन के रह गया, पूरा भ्रष्टाचार का उदाहरण है। संबित जी बता रहे थे सारी बात। तो ये पूरा भ्रष्टाचार की कहानी हम लोगों से ज्यादा कोई नहीं जान सकता। जेल के अंदर में उतनी बड़ी कहानी समय नहीं है। लालू प्रसाद जी हमारे साथ जेल में, आप सबको मालूम है। और उस समय जब मैं किडनी, पूरे पेट रोम दिए गए थे किडनी से का पूरा, और जयप्रकाश जी रो करके और सड़कों पर जयप्रकाश जी कहते थे कि ये परकीय शासन ने स्वकीय शासन का रहते हुए इतनी बड़ी जो परकीय शासन ने अत्याचार छात्रों पर नहीं किया। और लालू जी उस समय, माफ करिएगा, जेपी के सामने भी कई बार दुत्कारने का काम लालू जी ने किया था। उसी गांधी के मैदान के कांग्रेस के चरखा समिति में कई बार बैठकों में रात में उनको डांट के उठा के भेजा, कहा 1 लाख कूपन का हिसाब अभी तक नहीं दिया। ये उसकी आदत उस समय से थी। आज स्वर्गीय हो गए, आज 1 लाख कूपन का हिसाब नहीं मिला है। हमारे जयप्रकाश जी की आत्मा रो रही। ये ऐसे भ्रष्टाचारी लोग थे। और जेपी के आंदोलन को कलंकित करने वाला, जब हम लोग कहते थे सत्ता ना हो भ्रष्टाचारी, हम पर भी है जिम्मेवारी। और आज जिस प्रकार से सत्ता के गलियारे में 15 साल बिहार को जिस प्रकार कलंकित किया है, बिहार में कोई छात्र आंदोलन नहीं हुआ। ये छात्रों को आंदोलन को कुचलने का काम, और कांग्रेस का सहारा लेकर के, जिस कांग्रेस के खिलाफ लोकतंत्र के हत्यारे को और कुठाराघात हुआ, और लोकतंत्र की हत्या को जो आपातकाल लागू हुआ इंदिरा गांधी की तानाशाही का, उसका हम सब लोगों ने देखा। जेपी को किस प्रकार स्लो पॉइजन देकर के जेपी की किडनी खराब हो गई। आज जेपी जैसे लोग भी, जिन्होंने बिहार को एक बहुत बड़ा स्तंभ के रूप में, गांधी का बिहार, ये चंपारण कर्मभूमि गांधी का बिहार रहा। और आज मैं ये कहने जा रहा हूँ कि आज बिहारी, अटल बिहारी वाजपेयी को हम लोग जानते हैं। अटल जी बार बार कहते थे मैं अटल हूँ, और बिहार आते थे मैं बिहारी भी। लेकिन आज एक दूसरा बिहारी तैयार है हिंदुस्तान के अंदर। मैंने उस समय भी कहा था, 2010 में भी कहा था, सूरत के मैदान में कहा था, 2012 में भी, उस समय भी कहा था कि देश के अंदर एक नई दिशा तय करने का काम किया है। और बिहार सबसे आगे रहेगा। और अगर गांधी को, महात्मा गांधी अगर किसी ने किया तो वो बिहार है, चंपारण। और मैंने सूरत के मैदान में 2010 में कहा था कि गांधी का अनुयायी जो नरेंद्र मोदी है, वो नरेंद्र मोदी बिहार, वहाँ गुजरात के मुख्यमंत्री थे। मैंने कहा नरेंद्र मोदी जी आप आगे बढ़िए, और बिहार में आप बिहार आइए, और बिहार आपका स्वागत करेगा, और बिहार कुर्बानी भी देगा। ये बात उस समय मैंने कहा। और मैंने कहा था कि हिंदुस्तान आपको पुकार रही है। उस समय सारे लोगों में ये उथल पुथल होगा। मैं बिहार सरकार का मंत्री था, मैं अपनों और परायों से किस प्रकार डसे गया था ये आप सबको मालूम है। लेकिन मैंने कहा कि जो मैंने कहा है वो होगा, और वो हुआ। भगवान की इच्छा। मैं हस्तरेखा विशेषज्ञ नहीं, लेकिन मेरे मन के अंदर जो मैंने चीजों को देखा, जो विकास गुजरात में हो रहा था, मैं 2005 से गुजरात जा रहा था उनके शासनकाल में, लेकिन गुजरात में उन्होंने किया। और मुझे लग रहा है कि इस प्रकार के अच्छे काम भी होते रहे। और मुझे विश्वास है कि आज नरेंद्र मोदी 2012 में सबसे पहला अगर बिहार दिवस मनाने का काम किसी मुख्यमंत्री ने किया तो वो गुजरात का बेटा नरेंद्र मोदी जी ने वहाँ मुख्यमंत्री रहते हुए। और उस कार्यक्रम में मैं मुख्य रूप से, मुझे आमंत्रित किया गया था, मैं गया था। मैंने देखा कि बिहार के प्रति कितना उनके मन में भाव है। और पहली बार हुंकार रैली बिहार में किया। और ठीक कहा संबित जी ने, जिसको लेकर के पूरा बिहार लाल हो गया था, गांधी मैदान। आज वैसे लोगों को आप उम्मीदवार बनाते हो, वैसे लोगों को राजद और कांग्रेस के लोग। और ये माले कि क्या हो रहा है बिहार के अंदर। बिहार के अंदर अच्छे अच्छे दर्जनों लोगों का टिकट काट के राजद के लोग, ऐसे माले को उन्होंने नया पार्टनर बनाया जो पहले थे। बातें नरसंहार भूल गए क्या?
जहानाबाद का नरसंहार भूल गए क्या? हाँ? कल मैं सेनारी में गया था, सेनारी का नरसंहार भूल गए कोई? ये कितने नरसंहार बिहार में हुए, और इसलिए आपातकाल को भूल नहीं सकते बिहार के लोग, देश के लोग। उसी प्रकार से ये जो नरसंहार है, हिंसा की राजनीति है, ये कभी हम उसको नहीं भूल सकते। और इस प्रकार से चाहे वो कहीं से ला करके इस प्रकार के लोगों को मैदान में खड़ा कर रहे हैं, जिससे बिहार को बदनाम किया जाए, बिहार को फिर से हिंसा के आग में लाने का काम किया जा रहा है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि किसी भी हालत में ये जो एनडीए की आंधी है, प्रधानमंत्री जी आ रहे, ठीक कहा, संबित जी ने बड़े अच्छे सुलझे, हमारे छोटे भाई के समान हैं और भ्रातृ के समान हैं, और मैं जानता हूं इनकी विलक्षण बुद्धि को। ये भी कोरोना के शिकार हो गए थे। और आप सबको मालूम होना चाहिए कि आने वाले दिनों में बिहार देश को दिशा देने वाला बिहार है, और बिहार में जब अंगड़ाई लेती है तो देश में दूसरी आज़ादी, जयप्रकाश जी के आंदोलन के नेतृत्व में 77 में हमने दूसरी आज़ादी, 47 के बाद दूसरी आज़ादी दिलाने का काम किया था। और मुझे विश्वास है कि आज हम सभी लोग एनडीए के इस शासनकाल में, एनडीए जो हमारा इंटैक्ट है, जो हमारे एनडीए के अंदर जो गठबंधन है, हमने गठबंधन धर्म का पालन किया है। और बिहार के अंदर एनडीए की आंधी, जब प्रधानमंत्री जी तीनों जगह आएंगे, गया में, सासाराम में, भागलपुर में पहला चरण में, तो एनडीए की आंधी तूफान बन करके और उमड़ेगी। और आपकी जानकारी के लिए, ये जितने देखते हैं रामो बामो सामो झामो दामो, ये चंपापुरी, जितने चंपा बेला, ये सब दिखाई पड़ रहा, कोई बंगाल की खाड़ी में चला जाएगा, वो हिंद महासागर में, और कोई अरब महासागर में पहुंच जाएगा। और एनडीए की जीत सुनिश्चित है। हम मुद्दे को लड़ रहे हैं, विकास को लेकर लड़ रहे हैं। हम बिहार को, एक नया बिहार जो हमने बनाया है, जिस बिहार के अंदर 2005 में जब हम सरकार में बिहार में थे, और जो बिहार में सरकार में हमने किया है, हमारी सरकार ने, एनडीए की सरकार ने, हम बिहार को एक अव्वल बिहार, एक नया बिहार जिस प्रकार से बनाया। और ये सभी लोग जो बोल रहे हैं, मुझे माफ करिएगा, मैंने तो बार कहा कि जिसका बीज ही भ्रष्टाचार से हो, जिसकी उत्पत्ति ही भ्रष्टाचार से हुई, वो क्या बिहार को देगा? अभी बउआ है, अभी संभले बिहार। और इसलिए मैं आपको इतना ही कहना चाहता हूं कि एनडीए की सरकार बनेगी और हम 3/4 बहुमत की ओर आगे बढ़ रहे हैं। आप देखिएगा, जो 77 में हुआ था बिहार में आंधी, वही आंधी शायद वो बिहार में फिर से बहेगी। और उसमें बिहार के इस बिहार में सब लोग मिट जाएंगे, और बिहार में भारतीय जनता पार्टी, एनडीए की सरकार निश्चित रूप से बनने की। बालिका कांड का आरोपी मंजू वर्मा का चुनाव लड़ना कहां तक जायज है? बालिका कांड का आरोपी मंजू वर्मा का चुनाव लड़ना कहां तक जायज है? बालिका कांड मुजफ्फरपुर, उसके आरोपी मंजू वर्मा को टिकट मिलना है एनडीए से। आप लोगों ने उन पर रत्ती भर भी, अगर कोई माँ का लाल में चुनौती देना चाहता हूं, उसको सिद्ध कर दे कि मंजू वर्मा का कहीं भी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कोई हाथ रहा है, तो मैं राजनीति से मैं कह रहा हूं कि राजनीति से मैं अलग हो जाऊंगा। ऐसी कोई बात नहीं। दुष्प्रचार हुआ था उस समय भी, और मंजू वर्मा, मैं जानता हूं उस महिला को, मैं बहुत निकट से जानता हूं। उसके बारे में गलत उस समय भी बयान किया गया, और दुर्भाग्य से ये ठीक है कि मुख्यमंत्री जी ने दिखाया, किसी में हौसला था क्या? मुख्यमंत्री जी ने तुरंत उनसे रिजाइन कराया और जांच कराई, और जांच में आंच नहीं, और जांच में वो सिद्ध है। इसमें कोई नहीं बोलिए आप दोनों से ले लेंगे। हाँ सर, 5 दिन शेष रह गए हैं प्रथम चरण के चुनाव पर, लेकिन अभी तक रैलियों में भाजपा और जदयू के नेता एक साथ नहीं दिख रहे हैं। किसने कहा? अरे हम लोग एक रैली नहीं, अनेक रैली कर रहे हैं, और आ रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री जी। आप देखिएगा, हम लोग नीतीश जी के साथ घूम रहे हैं, हम लोग जो हमारे वीआईपी है उनके साथ घूम रहे हैं। मैं रोज, कल भी मैं गया था, परसों भी जा रहा हूँ, डेली जा रहा हूँ। ये किसने कहा था? सर गया में तो नीतीश जी अकेले, अरे भाई गया में नीतीश जी अकेले आते, ये हमारी स्ट्रेटजी है कि कभी अकेले जाएंगे, कभी साथ जाएंगे। इसमें क्या? गया में सुशील मोदी जी, बक्सर में हमारे मुख्यमंत्री जी जा रहे हैं, लगातार आज भी गए, इसलिए ये कोई मुद्दा नहीं है। सर, चिराग पासवान कह रहे हैं कि सरकार बनाने की नौबत अगर आई तो हम नीतीश कुमार के साथ नहीं जाएंगे। अगर उस परिस्थिति में किसी को हराने के लिए वो बोल रहे हैं कि लोजपा चाहती है नीतीश को हटाने की मांग करती, तो क्या आप उस वक्त हटाएंगे फिर नीतीश कुमार? देखिए, जब दोनों ही ने, आदरणीय मंत्री जी ने और हमने भी, और हमसे पहले दिल्ली में आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी ने और अमित शाह जी ने बड़े स्पष्टतम रूप से कहा है
कि 3/4 बहुमत के साथ हमारी सरकार बन रही है, तो इसमें किसी प्रकार का संशय क्यों रह जाता है। और ये सारे ओपिनियन पोल्स भी अब दिखाने लगे हैं कि हमारी सरकार बन रही है, तो किसी के मन में इस प्रकार का संशय नहीं रहना चाहिए और इफ और बट करके सवाल जवाब नहीं होना चाहिए। सरकार हमारी बनेगी और सुशासन ही आएगा। इस चैनल का बात कर, ओपिनियन पोल का बात कर रहे हैं, उसमें ग्रोथ तेजस्वी यादव का ज़्यादा दिखाया गया, ऐसा क्यों? 27% ग्रोथ दिखाया गया ना, उसमें दिखाया गया भ्रष्टाचार का बहुत ग्रोथ हुआ है उनकी फैमिली के नीचे। नहीं, उसमें तो दिखाया गया बहुत कम ग्राफ रहे। जी आवाज में विभाग पलायन को झेल रहा है वर्षों से। 17 लाख लोग बाहर से आए थे, सुप्रीम कोर्ट में बोले 3 लोगों को रोजगार के लिए। देखिए, इसमें आदरणीय अमित शाह जी ने अभी कुछ दिनों पहले एक बहुत महत्वपूर्ण इंटरव्यू में अच्छी बात बताई। उन्होंने बोला कि अगर बिहार में 25 साल के बाद एक समतल भूमि हमें मिला होता तो उसके ऊपर अट्टालिका खड़ा करना बहुत आसान होता। एक बहुत बड़े गड्ढे को हमें दिया गया तो स्वाभाविक रूप से गड्ढे को भरना और उसके बाद उसके ऊपर अट्टालिका खड़ा करना, ये प्रक्रिया जारी है। गड्ढा भर करके बिल्डिंग बनाने का, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का काम आरंभ हो गया है। यथाशीघ्र आप देखिएगा सुशासन अपने चरम पर होगा। कम से कम गड्ढा भर तो गया है, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। किडनैपिंग आए दिन होता था, किस प्रकार से हत्याओं का सिलसिला चलता था, किस प्रकार भ्रष्टाचार की बोलबाला था, वो सारा सब समाप्त हुआ है। अब हम विकास की ओर बढ़ रहे हैं। लेकिन गरीब मजदूरों का पलायन नहीं रुका। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे लगता है 2 जगह और हमारे अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, आप ही लोग रहेंगे वहां पर भी, वहां आपके भाई सवाल पूछेंगे, जवाब देंगे। बीजेपी के कैंडिडेट जहाँ जा रहे हैं वहाँ पर विरोध ज्यादा हो रहा है, ऐसा क्यों? नहीं, हाँ, जैसे गेही में मैं 70 कांस्टिट्यूंसी से लौट के आया हूँ, 70 जगह से। मैं 70 जगह, मैं धोती दलील करने वाला राजनीतिक कार्यकर्ता नहीं हूँ। ये जिसने भी प्रचार दुष्प्रचार किया है उनको पूरी तरह से उनके गले में ही हड्डी होगा, काम करेगा और वैसे लोगों के दांत टूट जाएंगे, दांत झड़ जाएगा, लूज मोशन होना शुरू हो गया है और आगे आप चिंता मत करिए, चलिए। इसी तरह खबरों में अपडेट रहने के लिए हमारे YouTube चैनल सुशासन का सर्च को लाइक और सब्सक्राइब करें और अपडेट पाने के लिए बेल बटन जरूर दबाएं।